दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीएसटी पीएचडी एलटी के अकॉर्डिंग में हम लोग राजनीतिक विचारों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों का प्लेटो और अरस्तू का पाठ हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग थॉमस हॉब्स को पढ़ेंगे, जो कि एक समझौतावादी विचारक है। ये पार्ट 1 है। थॉमस हॉब्स के आपको कई वीडियो मिलेंगे, क्योंकि यह जो इनका जो भी स्टेटमेंट है, कथन है, जो भी इन्होंने विचार दिया है, थोड़े से इसको डीप में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को कई वीडियो में से पढ़ना होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और थोड़ा सा हम लोगों को डीप अध्ययन भी करना है। तो वीडियो थोड़ा सा कई पार्ट में आएगा, इसको आप लोग ज़रूर से पूर्ण रूप से देखिएगा। चलिए देखते हैं थॉमस हॉब्स से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इस पार्ट में हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे थॉमस हॉब्स जो है उनका जीवन, परिस्थितियाँ और उनके विचारों पर किस तरह से किस चीज़ का प्रभाव पड़ा था। थॉमस हॉब्स को समझौतावादी विचारक कहा जाता है। ये हम लोग आगे देखेंगे कि किस कारण इनको समझौतावादी विचारक कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे थॉमस हॉब्स का जीवन, परिचय और उनके विचारों का प्रभाव। तो थॉमस हॉब्स जो थे ये क्या थे, एक समझौतावादी विचारक थे। लेकिन इनके अलावा लॉक, रूसो और थॉमस हॉब्स भी क्या थे, समझौतावादी विचारक थे। लेकिन सबसे ज़्यादा यदि देखा जाता है समझौतावादी विचारक के रूप में, तो हॉब्स को ही देखा जाता है। ठीक है, देखते हैं कि थॉमस हॉब्स के समय कुछ घटनाएं घटी थी। उन घटनाओं का इनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। शताब्दियों से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अनुबंधवादी सिद्धांत की धारणा को मान्यता दी जा रही है, परंतु व्यवस्थित ढंग से इस सिद्धांत का प्रतिपादन 16वीं और 17वीं शताब्दी में हॉब्स, लॉक तथा रूसो ने किया। शताब्दियों से क्या चल रहा था, बहुत पहले से चल रहा था जो अनुबंध, जिस तरह से हम लोग कहते हैं एक तरह से एग्रीमेंट, इस सिद्धांत की धारणा जो चल रही थी। लेकिन 16वीं और 17वीं शताब्दी में हॉब्स, लॉक एवं रूसो ने इस पे काफ़ी बल दिया, इस सिद्धांत पे। आइए देखते हैं थॉमस हॉब्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ था ब्रिटेन के मेलसबरी में 1588 ईस्वी में, और उनकी जो मृत्यु हुई थी 1779 में, 91 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? थॉमस हॉब्स के। जन्म कब हुआ था? मेलसबरी, ब्रिटेन के मेलसबरी में 1588 ईस्वी में। मृत्यु हुई थी उनकी 1679 में, जब उनका 91 वर्ष की अवस्था थी। उसके जन्म के वर्ष के समय आर्मेडा का युद्ध हुआ था, तथा ब्रिटेन में सर्वत्र भय का वातावरण था। थॉमस हॉब्स का जब जन्म हुआ था तो आर्मेडा का युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन में चारों तरफ सभी लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। कब क्या हो जाएगा किसी को कुछ भी पता नहीं था, जिसका थॉमस हॉब्स के जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। आगे हम लोग देखेंगे। हॉब्स का कथन है कि आर्मेडा के युद्ध के वर्ष उसकी उसकी और उसकी जननी ने दो जुड़वाओं को जन्म दिया। थॉमस हॉब्स यह कहना चाहता है कि जब उसका जन्म हुआ था तो दो जुड़वाओं का जन्म हुआ था। किसका किसका? उसे और उसके भय को। यानी थॉमस हॉब्स कहता कि उस समय मेरा जन्म हुआ और भय का भी जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आर्मेडा का युद्ध चला था, सभी लोग डरे हुए थे। तब उसी चीज़ को कहता है थॉमस हॉब्स कि मेरा और मेरे भय का जन्म उसी समय हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं। हॉब्स एक पादरी का पुत्र था, इस कारण उसे बाइबल का गहन अध्ययन था। चूँकि हॉब्स के जो पिता थे वह पादरी थे, और पादरी लोग जो होते हैं वह बाइबल के काफ़ी जानकार होते थे। इसलिए हॉब्स के जीवन में भी बाइबल का काफ़ी महत्व आया, और उसका अध्ययन भी वह काफ़ी गहन तरीके से हॉब्स ने किया बाइबल का। परंतु धर्म के प्रति उसका लगाव प्रारंभ से कम था, क्योंकि वह अध्ययन तो किया, लेकिन उसके अध्ययन करने के पश्चात उसका धर्म के प्रति जो लगाव था बहुत ही कम था। ठीक है, क्योंकि वह एक समझौतावादी विचारक था। ठीक है, इसलिए वह धर्म में इतना विश्वास नहीं करते थे। हालांकि उसके पिता एक धार्मिक थे, बाइबल का उनके अंदर जो जानकारी थी काफ़ी थी, इन्होंने भी किया, लेकिन फिर भी इसके बाद भी उनका धर्म के प्रति लगाव जो था हॉब्स का बहुत कम था। हॉब्स की दृष्टि वैज्ञानिक थी, और उसकी वैज्ञानिक दृष्टि के कारण उसने चीज़ों को वैज्ञानिक दृष्टि से सोचने व समझने का प्रयास किया, जिसके कारण उसका धर्म के प्रति लगाव बहुत कम था। हॉब्स की जो दृष्टि थी वह वैज्ञानिक तौर की थी। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से वह क्या करता था, लोगों की चीज़ों को देखता था, सीखता था और प्रयोग करता था। और जो उनके सोचने समझने का क्रिया थी वह वैज्ञानिक दृष्टि ही थी।
इस कारण से उनके धर्म के प्रति जो लगाव था बहुत ही कम था, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि जब भी आप कोई कार्य करेंगे तो आप धर्म को वहाँ पे महत्व नहीं देंगे, और ऐसा हॉब्स के साथ भी हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग हॉब्स की कुछ रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं कि जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले जो उसकी रचना हम लोग देखते हैं, डी सीवे। डी सीवे जो है हॉब्स की एक प्रमुख रचना है, जिसमें उसने संप्रभुता की परिभाषा के बारे में बताया है। कौन सी पुस्तक में? डी सीवे में संप्रभुता की परिभाषा को हॉब्स ने वर्णन किया है। दूसरा है इसका डी कार्पोरे, ठीक है, डी कार्पोरे, इस पे उसने प्रकृति जनता को संप्रभु का विरोध क्यों नहीं, इस चीज़ पे उसने चर्चा किया है। और हॉब्स की सबसे प्रमुख जो पुस्तक है वो क्या है? लेवायथन है। कहीं कहीं आपको लेवियाथन भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये काफ़ी उसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक के बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। और यह जो पुस्तक है 1651 ईस्वी में प्रकाशित होती है। इस पुस्तक में उसने क्या कहा है? निरंकुशतावादी राजतंत्र का उसने समर्थन किया है, ठीक है। मतलब उसने राज्य में निरंकुशता जो होगी इस चीज़ का जो समर्थन किया है वह लेवायथन यानी लेवियाथन, जो कि 1651 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, प्रश्न बनता है कि हॉब्स ने किस पुस्तक में अपने निरंकुशतावादी राजतंत्र का समर्थन किया है? तो लेवायथन, जो कि 1651 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद हम लोग चौथा उसकी पुस्तक देखते हैं, एलिमेंट ऑफ लॉ। ये उसकी चौथी पुस्तक महत्वपूर्ण है, एलिमेंट ऑफ लॉ, जो कि विधि की व्याख्या व प्रकार पर इस पर चर्चा की गई है। एलिमेंट्स ऑफ लॉ में आप इसे भी ट्रिक के माध्यम से यदि याद करते हैं कि लॉ जहाँ लगा है तो वहाँ पे क्या होगा? कानूनी चीज़ें होंगी। तो आप इसको समझिएगा कि एलिमेंट्स ऑफ लॉ, इस पे विधि की व्याख्या व प्रकार पर चर्चा की गई है। पांचवी इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि है ए डायलॉग ऑन द सिविल वार, ठीक है। इस पुस्तक में उन्होंने ब्रिटेन में जो गृह युद्ध चल रहा था उस पर चर्चा किया है, ठीक है। किस पुस्तक में? ए डायलॉग ऑन द सिविल वार, ब्रिटेन के गृह युद्ध पर इन्होंने इस पर चर्चा किया है। तो ये पांच उसकी प्रमुख पुस्तकें हैं। यदि आपको याद रहती है तो हॉब्स की इन पुस्तकों के अलावा कोई पुस्तक नहीं पूछी जाती है। अधिकतर आपकी लेवायथन ही पूछी जाती है, ठीक है। डी कारपोरे पे भी पूछी जाती है। तो ये दो पांचों पुस्तक आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग हॉब्स के विचारों पर प्रभाव। तो हॉब्स के विचारों पर किस तरह से किस चीज़ का प्रभाव पड़ा था उसको हम लोग देखते हैं। हॉब्स के विचारों पर भौतिक और यांत्रिक का गहरा प्रभाव पड़ा था। हॉब्स के जो विचार थे वह उस पर किस चीज़ का सबसे गहरा प्रभाव पड़ा था? भौतिकी और यांत्रिकी का। गैलीलियो का गति का सिद्धांत इस शताब्दी की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि उस समय गैलीलियो ने जो गति का सिद्धांत दिया था, जिसके कारण हॉब्स के विचारों में भौतिकी और यांत्रिक का गहरा प्रभाव पड़ा था। इसी प्रभाव के कारण हॉब्स माना कि गति ही ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। इसी जो गैलीलियो का गति सिद्धांत था, इसी प्रभाव के कारण हॉब्स ने ब्रह्मांड का अंतिम जो सत्य था उसको माना है, ठीक है। तो कह सकते हैं हम लोग कि जो हॉब्स किस प्रकार का था, तो वो हॉब्स तो एक समझौतावादी विचारक था, क्योंकि वह क्या है, तर्क वितर्क के माध्यम से ज़्यादा चीज़ों को देखता था। वह वैज्ञानिक उसकी दृष्टिकोण थी, और उसके जीवन पर भौतिकी यांत्रिक का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। उस समय जो गैलीलियो का गति सिद्धांत था, इसी के कारण वह काफ़ी प्रभावित हुआ था। और उसने माना क्या? ब्रह्मांड का अंतिम जो सत्य है वह क्या है? प्रत्येक वस्तु जो विद्यमान है वह पिंड है। वह कहा था कि ब्रह्मांड का अंतिम सत्य यह है कि प्रत्येक वस्तु जो विद्यमान है वह एक पिंड है, अर्थात कणों से मिलकर बनी है और गति में रहती है। वह यह कहना चाहता है कि ब्रह्मांड का जो अंतिम सत्य है वह एक वस्तु जो विद्यमान है वह जो पिंड है उसी में है। यानी कि वो कहता है कि कणों से मिलकर बनी और गति में रहती है। जो पिंड है वह किस चीज़ से मिलकर बना है? कणों से मिलकर बना है और गति में रहता है। यही कहता है कि ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है, इस तरह से हॉब्स। आगे हम लोग देखते हैं, इसके अलावा वह केपलर तथा डेकार्टे की पद्धति से बहुत प्रभावित हुआ, जिसे वैज्ञानिक भौतिकवाद कहा जाता है। उसके जीवन पे केपलर जो थे, ठीक है, उनका और डेकार्टे की पद्धति का भी बहुत प्रभाव हुआ। ये कह सकते हैं कि सभी लोग ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से थे। इसी कारण से हॉब्स के जीवन पे इनका काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि हॉब्स सभी चीज़ों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता था, ठीक है, जिसे वैज्ञानिक भौतिकवाद कहा जाता है। तो वही बात है कि ये लोग जो थे केपलर और डेकार्टे, ये क्या थे? एक वैज्ञानिक दृष्टिकोणवादी थे, जिसके कारण हॉब्स भी क्या था? एक वैज्ञानिक भौतिकवादी था।
आगे के पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि इन्हीं सभी से प्रभावित होकर वह अपने दर्शन तथा विचारों को वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास किया। जो भी घटनाएं घटी, जो भी खोज हुए, जो भी वैज्ञानिक खोजे हुए, इन्हीं घटनाओं के कारण उसने अपने दर्शन तथा विचारों को क्या किया, वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास किया था। भौतिक विज्ञान में होने वाली पद्धति को मानवीय तथा समाज विज्ञानों पर लागू करने का प्रयास किया। उसने भौतिक विज्ञान में होने वाली जो पद्धति थी वह उसको मानवीय तथा समाज विज्ञानों पर लागू करने का प्रयास किया था। कौन? हॉब्स ने। आगे इस विषय में सेबाइन एक राजनीतिक विचारक हैं। वह हॉब्स के बारे में क्या लिखते हैं? उन्होंने कहा है कि सेबाइन ने हॉब्स के बारे में कहा है कि हॉब्स के विचारों पर ज्यामिति और यांत्रिकी का सर्वाधिक प्रभाव था। सेबाइन कहते हैं कि जो हॉब्स थे उनके जीवन पे, उनके विचारों पे ज्यामिति और यांत्रिक का सबसे ज़्यादा प्रभाव था, क्योंकि वह सभी चीज़ों को क्या करते थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते थे और उनके समय काफ़ी काफ़ी वैज्ञानिक चीज़ें खोजी गई थी वैज्ञानिक तरीके से। आगे वाले पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि हॉब्स पर डिकार्ट का बड़ा प्रभाव था। हम लोगों ने देखा था कि डेकार्टे का काफ़ी प्रभाव था। उसी को आगे कहा गया है, जिसे वैज्ञानिक पद्धति का प्रणेता माना जाता है। डेकार्टे को वैज्ञानिक पद्धति का प्रणेता माना जाता है, जिसका हॉब्स के जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसी क्रमबद्धता और वैज्ञानिकता के आधार पर हॉब्स ने माना कि भौतिक विज्ञानों की भांति सामाजिक विज्ञानों की एक निश्चित पद्धति और प्रणाली होनी चाहिए, जिसका मूल यह है कि तथ्यों का परीक्षण, निष्पक्षता से मूल्यांकन तथा अंत में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, यही वैज्ञानिक पद्धति है। हॉब्स यह कहना चाहता है कि कोई भी चीज़ यदि हम वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं, प्रणाली से इसको खोज करते हैं, तो हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए उसके पीछे जो तथ्य हैं उनका परीक्षण करके मूल्यांकन करना ही क्या होता है, निष्कर्ष निकलता है। तो वही क्या कहलाती है, वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। यानी कि वो सभी चीज़ों को वैज्ञानिक पद्धति से जोड़ने का प्रयास करता है। आगे देखते हैं हम लोग, यूरोप में अपने शिष्य विलियम कैवेंडिश के साथ शैक्षिक भ्रमण के समय हॉब्स को यूक्लिड की ज्यामिति पढ़ने का अवसर मिला और उसे ज्यामिति से प्रेम हो गया। हॉब्स को यूरोप में जो उनका शिष्य था विलियम कैडविंस, ठीक है, कैवेंडिश, उनके साथ शैक्षिक भ्रमण करने गए थे और जो यूक्लिड की ज्यामिति पढ़ने का उनके साथ में उनको अवसर मिला और जिसके कारण उनके जीवन में ज्यामिति जो थी, काफ़ी ज्यामिति का प्रभाव पड़ा, उससे काफ़ी उनका लगाव हो गया था ज्यामिति से। किसका? हॉब्स का। कहाँ पर वह गए थे? विलियम कैडविस के साथ। कहाँ पे? भ्रमण के समय यूक्लिड की। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, ज्यामिति का आकर्षण उसके लिए उस विषय का कारण नहीं था जितना कि उस सुदृढ़ प्रमाण पद्धति के कारण जो कि उसमें प्रयोग की जाती थी। ज्यामिति का उतना आकर्षण नहीं था उनके विषय पर, लेकिन जितना कि उस सुदृढ़ प्रमाण पद्धति के कारण जो कि उसमें प्रयोग की जाते थे। वो यह कहना चाहते थे ज्यामिति है तो ठीक है, लेकिन जो पद्धति उसमें प्रयोग की जाती है उससे वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। ज्यामिति क्या है क्या नहीं है ये उनके लिए उतना मैटर नहीं रखता था, लेकिन जो पद्धति अपनाई जाती थी ज्यामिति में, उसका इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था हॉब्स के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, इतना आपको याद नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहानी के तौर पे आपको याद रखना होगा कि हॉब्स क्यों समझौतावादी विचारक था, उस पे किस तरह के प्रभाव पड़े थे और उसकी जो दृष्टि थी किस प्रकार की थी, ये आपको पता होना चाहिए कि जब तक आप इसको कहानी के रूप में नहीं देखेंगे। ठीक है, आगे वाले पॉइंट में बताया गया है कि ज्यामिति से प्रभावित होने के कारण उसने उसकी पद्धति को राजनीति और मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किया। ज्यामिति से वह प्रभावित था और प्रभावित होने के कारण उसी पद्धति से राजनीति और मनोविज्ञान के क्षेत्र में उसी पद्धति को वह अपनाया और उस पर प्रयोग किया, जिसमें काफ़ी हद तक वह सफल भी होता है। और वह सफल भी होता है, लेकिन उसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। उस आलोचना को हम लोग आगे वाले सेक्शन में देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि हॉब्स के विचारों पर इंग्लैंड के गृह युद्ध और उस समय घटित क्रूर व हिंसक घटनाओं का उस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जब इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था तो उस समय जो घटनाएं घट रही थी, काफ़ी निर्दयतापूर्वक और हिंसक जो घटनाएं हो रही थी, इसका हॉब्स के विचारों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसीलिए हॉब्स ने अपने पुस्तक में कहा कि उसके जन्म के समय दो जुड़वाओं का जन्म हुआ था, एक तो उसका और एक उसके भय का जन्म हुआ था। इसीलिए वह कहता है क्योंकि वहाँ पे जो माहौल था काफ़ी डरा हुआ, सहमे हुए लोग थे। आगे देखते हैं हम लोग, उस समय इंग्लैंड में अनिश्चितता, सुरक्षा
और भय का वातावरण था। सरकार कारगर और प्रभावी नहीं थी। जब गृह युद्ध चल रहा था तो हर जगह क्या थी? अनिश्चितता थी, लोगों में असुरक्षा था, लोगों की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं था, लोगों में भय का जो वातावरण था वो काफ़ी ज़्यादा था। और जो सरकार थी वह कुछ नहीं कर पा रही थी, वह ठीक है प्रभावी ढंग से कोई कार्य नहीं कर पा रही थी। इसका भी हब्स के जीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा, उसके विचारों में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं हम लोग। राजा की शक्ति को सभी ओर से चेतावनी दी जा रही थी। साथ ही इंग्लैंड की चर्च की अधिमान्य के संबंध में गहरा असंतोष था। जो राज्य की शक्ति थी, सभी ओर से जो जन लोग थे वो क्या कर रहे थे? चेतावनी दे रहे थे। ठीक है, हर हर जगह पे क्या था? हिंसक घटनाएं हो रही थी। राजा की शक्तियों को कोई मान नहीं रहा था। इंग्लैंड में जो चर्च थे उसके संबंध में भी लोगों के बीच क्या था? असंतोष था। ठीक है, कुछ लोग चर्च को मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। इसी कारण वहाँ पे ठीक है घटनाएं घटित होती थी और लोगों में भय व्याप्त था। आगे हम लोग देखते हैं। रूढ़िवादी इंग्लैंड ने सरेआम अपने राजा का वध कर दिया। जो कि इंग्लैंड में वहाँ अपने राजा का वध कर देते थे, क्योंकि वहाँ पे जो रूढ़िवादी परंपरावादी लोग थे वह राजा के नियमों को नहीं माने और उनका वध कर दिए। रेस्टोरेशन के बाद राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई और राजतंत्र और भी कुशल निरंकुश हो गया। रेस्टोरेशन के बाद राजतंत्र के वहाँ पे क्या होते हैं? पुनः स्थापना होती है और राजतंत्र जो था वह काफ़ी निरंकुश हो गया था, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे और शासन व्यवस्था एकदम खराब हो चुकी थी, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। इसलिए इस बात को वह कहता है, अपने विचार में देता है। आगे हम लोग देखते हैं। हाफ्स पर इन परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा। हाफ्स ने कहा कि चारों तरफ असुरक्षा, भय, स्वार्थ व्याप्त हो चुका था, जिसके कारण मानव प्रकृति का निर्माण हुआ। हाफ्स कहता है कि चारों तरफ उस समय क्या था? असुरक्षा था, भय थे, स्वार्थ लोगों में थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिसके कारण उस समय जो मानव प्रकृति का जो निर्माण हुआ वह एक भय रूपी प्रकृति का निर्माण हो चुका था वहाँ पे। हाफ्स का मानना था कि व्यापार पर आर्थिक प्रगति के लिए शांति एक आवश्यकता है। हाफ्स चाहता यह कहना चाहता है कि व्यापार पर जो आर्थिक प्रगति होनी चाहिए, वहाँ पे शांति जब होगी तभी आर्थिक व्यापार की प्रगति हो सकती है। इस तरह से हाफ्स कहता है। राज्य में एक निश्चित व पूर्ण सत्ता का अभाव था, इसलिए शांति के अनेक दावेदारों के कारण वह यह अव्यवस्था, अशांति और अराजकता की स्थिति हो गई थी। इसी कारण विकास, आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए एकीकृत सर्वोच्च तथा निरंकुश राज्य की स्थापना एक पूर्व शर्त बन गई। हाफ्स यह कहना चाहता है कि उस समय वहाँ पे जो स्थितियाँ थी, पूर्ण सत्ता का वहाँ पे अभाव था, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, राजा निरंकुश हो चुका था, उसके नियम बनाए गए कानून पर कोई कोई भी नहीं अमल करता था और सभी लोग अपने अपने दावे कहते थे, हर एक चीज़ को अपना बनाना चाहते थे। अर्थव्यवस्था जो थी काफ़ी वहाँ पे खराब हो चुकी थी, अशांति चारों तरफ फैल चुकी थी, अराजकता व्याप्त हो चुकी थी, जिसके कारण क्या हुआ था? वहाँ पे एकीकृत सर्वोच्च तथा निरंकुश राज्य की स्थापना हो चुकी थी वहाँ पे। आगे हाफ्स कहता है, इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हाफ्स ने अपने लेवाथन में एक निरंकुश शासन तंत्र की वकालत करता है। जब इतना सब घटनाएं घटती हैं तो वह अपने लेवाथन जो उसकी पुस्तक होती है उसमें उसने जो वहाँ का शासन तंत्र था उसे निरंकुश शासन तंत्र बताया। किस पुस्तक में? लेवाथन। याद रखिएगा, हमेशा यह प्रश्न बनता है कि लेवाथन में किस चीज़ पे बल दिया गया है? तो निरंकुश शासन तंत्र की उसमें वकालत की गई है हाफ्स के द्वारा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं निष्कर्ष। अब जितने भी ये घटनाएं घटी, क्या निष्कर्ष निकला? उस यदि हम निष्कर्ष के रूप में देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का आता है, थॉमस हाफ्स पर अनेक घटनाओं और कारकों का प्रभाव पड़ा, जिससे जिसके आधार पर उसके पृष्ठभूमि विचार पद्धति का निर्माण हुआ। जो भी ये घटनाएं घटी जिसके कारण उसके जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और इसी को आधार मानकर उसकी पृष्ठभूमि तथा उसकी विचार जो पद्धति है उसका निर्माण हुआ। आगे वाले पॉइंट में बताया गया कि नवीन वैज्ञानिक खोजों, गणित, ज्यामिति, भौतिकी व यांत्रिकी का उसके दर्शन तथा विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इन्हीं के आधारों पर हाफ्स ने अपने राज दर्शन का निर्माण किया। उसका मानना था कि संसार में पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। हाफ्स एक समझौतावादी विचारक था
और वह सभी चीज़ों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता था। जो भी घटनाएं घटी, उन घटनाओं से वह प्रभावित होकर वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानने लगा, और वह यह कहता है कि संसार में जो भी ये है वह पदार्थ के अलावा कुछ भी नहीं है। वह कहता है कि जो भी है वह एक पदार्थ है, उसके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है इस ब्रह्मांड में। वह यह बताने का प्रयास किया है। आगे हम लोग देखते हैं, आध्यात्मिक सत्ता को उसने काल्पनिक माना, जो जबकि जो प्लेटो थे वह दार्शनिक थे। इनका यह उल्टा है, ठीक है। यह आध्यात्मिक सत्ता को ये कल्पना मात्र इसने माना, और अपना जो विचार दिया वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दिया, तथा अपने वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर उसने मनोविज्ञान तथा मानव स्वभाव का विश्लेषण किया और उसी के आधार पर ही अपना निष्कर्ष दिया। चूँकि हाब्स तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के थे, जिसके कारण वह आध्यात्मिक चीज़ों को काल्पनिक मानते थे, और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे मनोविज्ञान तथा मानव जो स्वभाव है उसका उन्होंने विश्लेषण किया, उसकी व्याख्या किए, और उसी के आधार पर ही अपना निष्कर्ष निकाला। तो ये तो हो गया था हॉब्स का जीवन परिचय। उसके बाद उसकी कुछ रचनाएं थी, और उसका जीवन पे किन किन चीज़ों की घटनाओं का प्रभाव था। इसके बाद हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि हॉब्स ऐसा क्यों बना, उसकी सोच ऐसे क्यों हुई, इसको हम लोगों ने देखा। आगे उसके कुछ और भी विचार हैं राज्य संबंधी, राज्य की उत्पत्ति संबंधी, राजा संबंधी, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कई वीडियो में ये हॉब्स का आप लोगों का जो सेगमेंट है ख़त्म होगा, इसलिए सारे वीडियो को ज़रूर से देखिएगा आप लोग। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं थॉप्स के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।